बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ और मेरे साथ आज मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर एडवोकेट अज़ीज़ सदीक साहब। सदीक साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी करार दे दिया है और आज की जो कार्रवाई हुई, पहले तो इस पे भी थोड़ी सी तफसील डालें कि वहाँ पर हमें जो खबरें आई और जो पढ़ा कि मुबश्शिर खान साहब पेश हुए और इश्तिहारात के हवाले से उन्होंने मुकम्मल अदालत को आगाह किया और इसके अलावा वहाँ पर आज एफआईए के लोग भी पेश हुए और उन्होंने भी बताया, एजाज अहमद साहब ने जो अपना बयान कलमबंद करवाया, उन्होंने बताया कि किस तरह इश्तिहारात की तकमील हुई है। पहले तो ये बताएं कि सर आज अदालत में क्या हुआ है और अब क्या सूरत हाल बन रही है नवाज शरीफ साहब के लिए। बहुत शुक्रिया इरफान हाशमी साहब। आपको याद होगा अक्टूबर में जब ये हेयरिंग चल रही थी तो उस वक्त ये कानूनी ज़ाब्ता है, तरीक़ाकार है, नैब के कवानीन का जो प्रोसीजर है, जो हम उसे ज़ाब्ता फौजदारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 के तहत चलते हैं लेकर कि एक मुलज़िम जब पेश नहीं होता या मुजरिम जिसको अदालत तलब करती है, बुलाती है उसको, तो उसके पहले काबिल ज़मानत वारंट जारी होते हैं, फिर नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी होते हैं। जब वो नहीं पेश होता तो फिर उसको इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू होती है। उसके लिए सेक्शन 87 और 88 है कार्रवाई। उसके लिए फिर अखबार में इश्तिहार दिया जाता है। पहले मनादी की कराई जाती थी, ढोल बजाए जाते थे उस वक्त इलाके में, जो पुरानी बातें हैं। तो अब अखबार में इश्तिहार दिया जाता है और इश्तिहार में 30 दिन की मोहलत आपको याद होगा दी थी और वो इश्तिहार बाकायदा एक उर्दू में और एक अंग्रेजी में छपे थे और उन अखबारी इश्तिहारात को उन तक पहुंचाना था, रॉयल मेल के जरिए भिजवाए गए, वसूल नहीं करते थे वहाँ। तो वो कार्रवाइयाँ सारी ये पूरी कर दी गई। अब सवाल ये था कि जब इश्तिहारी करार देना है कि कल आके ये बहाना ना बनाए कि मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे इस प्रोसीडिंग का अंदाजा नहीं था, मैं आज मुझे बताया किसी ने नहीं था। तो उसकी कार्रवाई पूरी होनी होती। जब आप इश्तिहारी या यकतरफा कार्रवाई करते हैं तो फिर जो गवाहान होते हैं, जिन्होंने सारी कार्रवाई में हिस्सा लिया होता है, जिन्होंने नोटिस सर्व करवाए होते हैं, उनके बाकायदा बयानात रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो सबसे पहले जो बयान जिसका रिकॉर्ड किया गया, क्योंकि आपको याद है तलब किया था, तलबी के बगैर नवाज शरीफ साहब पेश नहीं हुए। तो इसी तरह जो जामन थे उनको भी नोटिस जारी हुए थे। उसे आगे बताएंगे आगे उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई है। मुबश्शिर खान का अदालत में बयान रिकॉर्ड कराया, ये हमारे दफ्तर खारजा के हैं जी। अदालत को साथ उनके साथ डिप्टी अटॉर्नी जनरल पेश हुए थे। अदालत को बताया कि वसूल जो इश्तिहारात है वसूल किए, मैंने इश्तिहारात दफ्तर खारजा से लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को भेजे। उन्होंने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर 9 नवंबर को दफ्तर खारजा को जवाब दिया। रॉयल मेल के जरिए नवाज शरीफ को इश्तिहारात की तफसील के हवाले से बताया कि जबकि 30 नवंबर को रॉयल मेल के जरिए इश्तिहार की तकमील जो तामील है ना की तस्दीक शुदा कापी जो है वो मासूल होगी। ये मुबश्शिर खान ने, जो कि फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री के जरिए वजारत खारजा की तरफ से जाना था। दूसरा एजाज अहमद थे। एजाज अहमद एफआईए के ऑफिसर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो कि उनकी जो नोन प्लेसेस हैं, जाती उमरा या मॉडल टाउन, वहाँ इश्तिहारात वगैरह सर्विस करवाने थे। उन्होंने बताया कि एफआईए पंजाब की एक टीम तश्कील दी गई, जाती उमरा और मॉडल टाउन में तमीर करवाई गई, घर गए, सिक्योरिटी स्टाफ मौजूद था और बाकायदा वह मनादी कराई गई, बताया गया और वहाँ लगाए चिस्पांदगी भी की गई और तस्वीरें भी बाकायदा वहाँ की ली गई। ये भी उन्होंने जाके बुलंद आवाज में पुकारा भी किया दोनों जगह पर और तस्वीर भी बनाई है उनको। फिर उसके बाद जो तीसरे हैं जी तारिक मसूद एफआईए के, उनका भी बयान रिकॉर्ड हुआ। अब इन शवाहात को मद्देनजर रखते हुए ये कार्रवाई सारी सेक्शन 87 और 88 की मुकम्मल हो गई थी। इश्तिहारी करार देने के हवाले से जितने प्रोसेस था वो सारा कंप्लीट हो गया था। तो इस बुनियाद के ऊपर बयानात रिकॉर्ड करने का अदालत ने नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी करार दे दिया है। ही इज नाउ एन एब्सकॉन्डर और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। और आपको याद होगा कि तोशाखाना के केस में, चौधरी शुगर मिल के केस में, और ये तीसरा केस है जिसमें वो इश्तिहारी या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर करार दे दिए गए हैं। उसके बाद अगली जो कार्रवाई मैंने आपके सामने रखी थी कि गवाहान को नोटिस जारी हो गए थे। होता ये है कि सार आपको याद होगा कि जब एवन फील्ड के केस में उस वक्त के डिवीजन बेंच ने सजा मुअत्तल की थी अपीलों में, तो नवाज शरीफ साहब को जमानत से रिहाई मिल गई थी। जब सस्पेंड करते हैं, जब जमानत मिलती है तो मुचलके जमा कराए जाते हैं, शोटीज जमा कराई जाती हैं, जिसमें गवाह जो है ना
इस बात की यकीन दहानी करता है कि मुल्ज़िम को जब भी अदालत तलब करेगी वो पेश करेगा, और उसके लिए बाकायदा प्रॉपर्टी की शक्ल में कोई ना कोई रजिस्ट्रियों की शक्ल में चीज़ें पेश की जाती हैं। ये एवन फील्ड की बात बता रहा मैं आपको। दूसरा अल अजीज़िया में 8 हफ्ते की ज़मानत दी थी मेडिकल बुनियादों पर, उसके अंदर भी मुचलके जमा करवाए हैं। लोग यहाँ कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, कई मीडिया वाले दोस्त कन्फ्यूज़ कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने इसमें मुचलके दिए थे। इन ज़मानतों में शहबाज शरीफ साहब ने मुचलके नहीं दिए। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब को इस मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त लेना थी, तो हुकूमत वक्त ने, मौजूदा हुकूमत ने 7 अरब की श्योरिटी मांगी थी कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट में 50 रुपए के स्टैम्प शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा गारंटी दी थी कि वो पेश करेंगे। उसका इस केस से ताल्लुक नहीं है। वो सारा जो मामला है, वो मामला है ECL से बाहर जो इजाजत जाने की मिली थी वो वापस लाने के हवाले से है। यहाँ जो है, यहाँ जो मुचलके हैं वो उन दोनों गवाहान बाप और बेटा हैं। उन दोनों को अदालत ने ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है, और अगली तारीख पर वो अदालत में पेश होंगे, और वो टाइम मांगे कि हम मुलजम नवाज शरीफ को पेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर तो है नहीं है। तो अदालत के सामने फिर उनके खिलाफ जो कार्रवाई, जैसे मैंने शुरू में पहले बताई है आपको, उनकी वो जो जायदादें उन्होंने वहां दी हैं वो जायदादें जब्त होंगी और इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो सकेगी जमानतियों के खिलाफ। अच्छा, आपने काफ़ी तफ़सील के साथ ये बता दिया जो आज अदालत में हुआ और जब कार्रवाई जो की जाएगी। ऑप्शंस क्या मौजूद हैं कानूनी तौर पर नवाज़ शरीफ साहब के पास? क्योंकि अब वो पेश नहीं हो रहे, जब वो पाकिस्तान जब आएँगे तो उसके बाद क्या होगा? इस पे भी रोशनी डालें हमारे सुनने वालों की। आज ये सवाल ये उठाया गया ना, आज अदालत की तरफ से सवाल उठाया गया कि अपीलें, अब एक इश्तिहारी नहीं है तो इश्तिहारियों को राइट ऑफ ऑडियंस नहीं है। इस पे अदालत ने कहा कि अदालत की मावनत करें। इस पे का स्टेट वे उनकी अपीलें जो है ना डिसमिस हो जाएंगी, खारिज हो जाएंगी। अगर ये मान लिया जाए, अभी तो अगली तारीख पे बाकायदा वो बताना है, मुआवनत करनी है नैब के एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल जो है जहांजेब। अगर अपीलें डिसमिस हो जाती हैं ये, तो उसका अगला राइट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील का राइट बनता है। अब सुप्रीम कोर्ट में अगर अपील दाखिल करनी है तो वो अपील दाखिल करनी, जब तक आप सरेंडर नहीं करते, जब तक अदालत के हवाले नहीं करते हैं, तब तक ना आपकी अपीलें अगर दाखिल भी होंगी तो एतराज़ात लग जाएंगे उसके ऊपर, और जब तक आप पेश नहीं होते हैं तो आपकी सुनी नहीं जा सकेंगी। तो नवाज शरीफ साहब तो चाहेंगे कि इस तरह का मामला चलता रहे और वो लटकते रहें। जो उनको गिरफ्तार करने के लिए या पेश करने के हवाले से गिरफ्तारी का अमल जो है वो प्रोसेस कब शुरू होना है। अदालत तो अब इश्तिहारी करार दे दिया उनको और पाबंद भी किया है कि उनको पेश किया जाए। अदालत अपने तय अब इश्तिहारी जो जामिन है इनके खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं भी, अगर वो नहीं पेश आएंगे तो अदालत फिर कह सकती है कि जो और तरीके अपनाए जाएं कि इस मुलजिम को लेकर पकड़ के लाकर अदालत के अंदर पेश किया जाए, और उसके लिए वो कार्रवाई अब सारी जो बॉल अब आ जाएगी वो आपकी वजारत खारजा और वजारत दाखिला की कोर्ट में आ जाएगी कि वो क्या करते हैं। आपको याद होगा, मैं पहले भी बता चुका था कि ये जरा फर्क है आम मुलजम में और इसमें। आपको याद होगा कि साहबदार इसलिए बचे हुए हैं कि साहबदार को सजा नहीं हुई। साहबदार ट्रायल इन एब्सेंशिया हो नहीं सकते। वो बड़ी चालाकी के साथ ट्रायल शुरू होने से पहले भाग गए थे मुल्क के। हुदैबिया केस में आपको याद है 164 का बयान देना पड़ा था उनको, और वादा माफ गवाह बने थे। इस वक्त वो जान के पहले इसलिए निकल गए, और वो अब चूंकि सजा याफ्ता नहीं है, मुजरम नहीं है, इसी तरह हसन हुसैन नहीं है। लेकिन नवाज शरीफ का फर्क ये है कि नवाज शरीफ सजा याफ्ता है। उनको 2 केसों के अंदर सजा हो चुकी है, एक में 10 साल, एक में 7 साल, और सजा भुगत रहे थे। एक में बाकायदा सजा मुअत्तल कर दी गई, दूसरे में मेडिकल गुरानों की बुनियाद पर मुअत्तल की गई थी। अब यहाँ क्या होगा, जब एक अदालत का फैसला हो जाए, हमारे यहाँ ज़ाब्ता फौजदारी और ज़ाब्ता दीवानी के तहत अगर कोई आपके खिलाफ कोई डिग्री आ गई या ऑर्डर आ गया है, उसको फॉरेन जुरिसडिक्शन के अंदर एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये वाले ऑर्डर्स वगैरह, ये सारे जो फैसले हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होने का भी, अब्सकॉन्डर होने का भी, ये सारी बातें बरतानवी हुकूमत के सामने रखी जाएंगी, जो उनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। और वहां जाकर ये बात की जाएगी कि इस अदालती फैसलों पर अमल दरामद किया जाए, इसको एग्जीक्यूट किया जाए। वो तो सिर्फ एक बहाने से बच सकते हैं, या तो वो मेडिकल, यानी वो अगर वीजा एक्सटेंड करने के वजह से मेडिकल बुनियादों पर कोई बेस बनाएंगे। मेडिकल बुनियादों पर तो बेस वो बनना बज़ाहिर नजर नहीं आता कि उन्होंने इलाज नहीं कराया। या वो दूसरी वो कोशिश ये कर सकते हैं कि वो इसको चैलेंज करेंगे, यानी अगर
अगर वो कल एक्स्ट्राडाइट तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन जो खास तौर पर अपना उनको डिपोर्ट करने के हवाले से जो केस पाकिस्तानी हुकूमत बना रही है, अगर उस तरफ आती है तो वो फिर वो उसको वो चैलेंज कर सकते हैं। ये इसमें आप चूंकि इंग्लैंड में बैठे हैं, आप जहां तक मेरी राय मैं इस पे आपको बात बता दूं। और डिपोर्टेशन की जहां तक ताल्लुक है, पाकिस्तान ने ऑलरेडी इस हवाले से खत भी लिखा है, और अगर हुकूमत बरतानिया इस हवाले से कोई उन्हें कुछ जवाब, जिस पे ऑब्वियसली कोई रिप्लाई चाहिए, वो नहीं मिलता जिस तरह का हुकूमत पाकिस्तान चाहती है, या कोई इकदाम नहीं किए चाहते, तो एक ऑप्शन सदीक साहब इसमें मौजूद है कि पाकिस्तान अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। लेकिन अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत को 10,000 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको अदालत में फिर ये प्रूफ करना है कि नवाज शरीफ ने वाकई ही यहाँ पे कोई इलाज नहीं करवाया, और आपको फिर उन तमाम यानी उनके स्टे को भी चैलेंज करना होगा कि वो यहाँ पे इलाज के लिए आए थे और इलाज नहीं हुआ, उनकी जो हैसियत है वो जिस बुनियाद के ऊपर यहाँ पे मौजूद हैं वो भी गलत है। इन तमाम चीज़ों को अदालत में पेश करना होगा, तो ये एक लंबा प्रोसेस होगा। पाकिस्तान की हुकूमत इस पे बार बार सोचेगी, और ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर फैसला नवाज शरीफ साहब के हक में आता है यहाँ की अदालत में और इसको कल लेकर ये जाते हैं, तो ये फिर इनकी फतह होगी। तो इसलिए हुकूमत पाकिस्तान को ये बार बार सोचना पड़ेगा, और ये एक मुश्किल अमल होगा अदालत का दरवाजा खटखटाना। इस हवाले से मुतअद्दिद प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पहले भी बात हो चुकी है, और इस पे भी गौर किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत बरतानिया की तरफ से जवाब डिपोर्टेशन, जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान ने इस हवाले से कहा भी है, ये एक इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। सदीक साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। सिर्फ एक बात मैं करना चाहूंगा इरफान हाशमी साहब, देखें अभी तक हुकूमत वक्त एक बात समझ नहीं आ रही। मैं बड़ा अहम नुक्ता आपके सामने उठाने लगा, और किसी टीवी चैनल ने, किसी बड़े एंकर ने ये बात नहीं कर सकी, और आपके सामने मैं उठाने लगा हूँ। सवाल ये है कि 4 हफ्ते की इजाजत मिली थी ECL से नाम बाहर निकालने की, और उसमें शहबाज शरीफ साहब गारंटर थे, और वो अभी तक नैब या वफाकी हुकूमत वो अभी तक उस केस में कोई दरखास्त क्यों नहीं दी है, क्यों नहीं लगाया कि अदालत के सामने आपको वादे करके गए हैं पाबंद। ये कोताही है। यानी जहां तक आपकी इस बात में बहुत वजन है, मैं इत्तेफाक करता हूं कि इंग्लैंड में बड़ा सोच समझ के जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी ये कोताही है कि अभी तक उन्होंने ये मामला यहाँ क्यों नहीं उठाया। और मैं आपके चैनल से, आपके तवज्जुह से ये बात मैं कहना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि पंजाब वफाकी हुकूमत भी और नैब भी जो यहाँ पर केसा इसी से निकाल के और इसको जरूर उठाए वो, और वहां दरखास्तें दें, और वहां पर आकर इसको अपने केस को प्लीड करें। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। व्यूअर्स, जी हमारा आज का शो था। अपने कमेंट्स हमें भेजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।